अभी हम लोग 5वां चैप्टर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6वां चैप्टर किया था। 5वां मैंने नहीं शुरू किया था। अभी मैं 5वां चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या है। तो इसके पहले आपने त्रिभुज पढ़ा है। तो त्रिभुज की परिभाषा अगर आपको याद हो तो आप त्रिभुज की परिभाषा देते थे, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पे आ रहा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज की परिभाषा है। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे। अब है चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में आएंगे तो चतुर्भुज के यहां देखिए बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है, दूसरा सम चतुर्भुज होता है, तीसरा आयत है, चौथा वर्ग है, 5वां समलंब चतुर्भुज है, 6वां पतंग है। इस तरीके से चतुर्भुज के इतने प्रकार हैं। तो देख लीजिए क्या क्या है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, पतंग। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें से 8वीं में आपने समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज इतना आप पढ़ चुके हो, केवल एक पतंग नहीं पढ़े थे। और यहाँ पे भी इसमें से कुछ चतुर्भुज यहाँ पे भी पढ़ेंगे, उसका और आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। वहां पे केवल हम पढ़ते थे चतुर्भुज के गुणधर्म, यहाँ उससे रिलेटेड प्रमेय भी सिद्ध करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर पहला देखें तो पहला यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये ऐसा है जिसका जैसा नाम है वैसा काम है। नाम है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर शब्द है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती, दोनों जोड़ियां का मतलब हुआ कि ए बी, देखिए अगर ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी की सम्मुख भुजा कौन है? डीसी। ए बी की सम्मुख भुजा कौन है? डीसी। और एडी की सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। तो ए बी के समांतर डीसी है और एडी के समांतर बीसी है। ए बी और डीसी ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी आपस में समांतर होती हैं और एडी और बीसी ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ए भी आपस में समांतर होती हैं। यहाँ देखिए लिखा है आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं ए बी और डीसी आपस में समांतर है, एडी और बीसी आपस में समांतर है। अब समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुणधर्म यहाँ लिखे गए हैं। तो ये 3 गुणधर्म है, लेकिन अगर परिभाषा को भी मिला लें तो 4 समझोगे। तो ये परिभाषा एक लिखी गई है और 3 गुणधर्म यहाँ लिखा गया है। पहला है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो समांतर और सर्वांगसम में फर्क नहीं करते हैं। उनको समांतर बोलो तो भी वही समझ में आता है समान, और सर्वांगसम बोलो तो भी वही समझ में आता है समान। जबकि जब भी मैंने आपको बताया है, हमेशा बताया है कि समांतर अलग चीज होता है और सर्वांगसम अलग चीज होता है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज जो है उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या हुआ कि इसके आमने सामने की भुजाओं के बीच की दूरी समान रहेगी। मतलब चाहे बी से सी तक की दूरी लो, चाहे इधर से दूरी लो, चाहे किधर भी, चाहे ए से डी तक की दूरी लो, हर जगह ए बी और सी डी के बीच की दूरी समान रहेगी। ऐसे ही इधर
एडी और बीसी के बीच की दूरी भी हर जगह समान रहेगी। तो ये आपस में समांतर हैं, ये आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, मतलब इनके बीच अंतर समान है। लेकिन दूसरी खास बात भी है कि इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम भी होती हैं, मतलब जितनी लंबाई ए बी की उतनी लंबाई डी सी की, जितनी लंबाई ए डी की उतनी लंबाई बी सी की, मतलब ए बी सर्वांगसम है डी सी के, ए डी सर्वांगसम है बी सी के। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब सम्मुख भुजाएं तो समांतर हो गई, अब सम्मुख कोण भी सर्वांगसम, सम्मुख भुजाएं तो सर्वांगसम होती ही है, सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये देखिए, कोण ए का सम्मुख कोण कौन है, सी, सी का सम्मुख कोण कौन है, ए। तो ए और सी दोनों आपस में सर्वांगसम रहेंगे। इसी तरीके से बी का सम्मुख कोण डी है, डी का सम्मुख कोण बी है, तो बी और डी कोण भी आपस में सर्वांगसम होते हैं। आमने सामने के कोण भी समान, इसका मतलब अगर कोण ए जितना रहेगा उतना ही कोण सी रहेगा, कोण बी जितना रहेगा उतना ही कोण डी रहेगा। तीसरा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसको जरा समझिए, इसका क्या मतलब है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका लिखा है, अर्थात समांतर चतुर्भुज ABCD में AC तथा VD विकर्ण है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ABCD ए समांतर चतुर्भुज है, इसमें AC और BD विकर्ण है। देखिए AC विकर्ण है, BD विकर्ण है, जो जाकर के बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, O पर काटते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो इसने चारों गुणधर्म को यहाँ क्लियर किया है। देखिए पहला, ये देखिए समांतर का निशान है, ऐसे जब आप दो लाइन ऐसे खींच देते हैं तो ये समांतर का निशान होता है। यहाँ पे भी देखिए, तो पहला तो ये है जो परिभाषा से गुणधर्म में पता चला है। परिभाषा में क्या लिखा है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब AB समांतर होगा DC के, AD समांतर होगा BC के। यहाँ देखिए AB समांतर DC, ये समांतर का निशान है, दो लाइन, AB समांतर DC तथा AD समांतर BC, AD BC के समांतर। तो सम्मुख भुजाएं समांतर, ये देखिए समांतर का निशान है, और ये सर्वांगसम का निशान है। दूसरा जो पॉइंट है कि सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, मतलब AB सर्वांगसम DC, AD सर्वांगसम BC। ये देखिए AB सर्वांगसम DC, AB और DC जो सम्मुख भुजाएं हैं ये आपस में सर्वांगसम होती है। इसी तरीके से AD के सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान है BC, AD और BC ये सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती है। अगला है कोण A सर्वांगसम कोण C। देखिए कोण A है, ए वाला कोण A कोण C के साथ, पूरा कोण A कोण C के सर्वांगसम रहेगा। इसी तरीके से कोण B कोण D के, मतलब आमने सामने के कोण, मतलब अगर कोई बोले कि कोण A 100 अंश है तो समझ लो कोण C भी 100 अंश रहेगा। कोई बोले कोण B 80 अंश है तो कोण D भी 80 अंश रहेगा। आमने सामने के कोण सर्वांगसम रहेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि ये देखिए ये ठीक बीच में काटते हैं, ये दोनों विकर्ण ठीक बीच में काटते हैं, मतलब जितना AO की लंबाई रहेगी उतना CO की, एकदम इस लाइन के ठीक बीचों बीच काटता है। इसी तरीके से जितना BO की लंबाई रहेगी उतना ही DO की रहेगी, क्योंकि AB BD भुजा को ठीक बीच पे काटता है। तो AC भुजा को भी ठीक बीच पे काटता है और BD भुजा को भी ठीक बीच पे काटता है, मतलब AO बराबर CO रहेगा और BO बराबर DO रहेगा। या बोल सकते हैं AO और CO आपस में समान है और ये AC के आधे आधे हैं। देखो AO भी AC का आधा है और CO भी AC का आधा है। इसी तरीके से BO और DO आपस में समान होंगे, तो BO भी जो रहेगा वो BD का आधा है और DO भी जो है वो BD का आधा है। तो यहाँ देखिए वही सूत्र है, AO CO के बराबर है, AO CO के बराबर है और AC बटा 2 मतलब AC का आधा। इसी तरीके से BO और DO आपस में समान रहेंगे और ये पूरे BD का आधा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। एक परिभाषा और 3 गुणधर्म मिला के कुल समांतर चतुर्भुज के 4 गुणधर्म होते हैं। अब इसी पे डिपेंड अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको प्रमेय मिलेगा। ये देखिए जो आप अभी हमने गुणधर्म लिखा उसी को हम यहाँ पे प्रमेय द्वारा सिद्ध किया गया है। पहला प्रमेय है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
तथा सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अब ये प्रश्न जब आपको एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा, सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, या आधा ही लिख के आ सकता है, केवल आए सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। एक प्रश्न बन सकता है, सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। यहाँ दोनों मिक्स करके लिखा है, क्योंकि दोनों को सिद्ध करने का तरीका एक जैसा है। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो यहाँ पे दत्त में लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो ये जैसे यहाँ देखो लिखा है, अर्थात AB समांतर DC तथा AD समांतर BC। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, केवल आपने लिख दिया ABCD समांतर चतुर्भुज है तो आपका काम हो गया। अर्थात वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए है कि AD और BC आपस में समांतर रहेगा, AB और DC आपस में समांतर रहेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की खासियत ये है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा, साध्य। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होंगी। हमें सिद्ध करना है कि इसकी मतलब हमें सिद्ध करना है कि AD BC के सर्वांग सम रहेगा और AB DC के सर्वांग सम। देखिए AD सर्वांग सम BC, DC सर्वांग सम AB। साथ ही साथ सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होंगे, मतलब कोण B कोण D के सर्वांग सम, कोण A कोण C के। इधर देखिए इसको 3 अक्षर से नाम लिखा है, जैसे D को लिखा ADC सर्वांग सम, कोण B को लिखा ABC। देखिए ADC सर्वांग सम CBA, मतलब वही हो गया। और यहाँ A वाले कोण का नाम दिया है DAB सर्वांग सम, C वाले कोण का नाम दिया है BCD। 3 अक्षर से नाम लिखा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो एक तो सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, दूसरा सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। रचना में क्या किया गया, कर्ण AC खींचा। देखिए AC जो कर्ण है ये खींचा गया है, ये रचना किया गया कर्ण AC। तो बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको खींचते तो हमें पता चलता है कि ये रचना में किया गया है। तो कर्ण AC खींचा। अब ऊपर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ADC और दूसरा बन रहा है ABC। यहाँ देखिए उपपत्ति में, क्योंकि DC AB के समांतर है, दत्त में दिया गया है, और ये देखिए DC AB के समांतर है और AC तिर्यक रेखा। ध्यान से देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। यहाँ देखिए Z टाइप का कोण बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो ऐसा रहता है, ऐसे 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ देखिए ऐसे Z टाइप का कोण बनता है, इधर भी और इधर भी बनता है। इन कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। वही चीज यहाँ है। देखिए ये देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, DC AB के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के सर्वांग सम होगा, एकांतर कोण, और ये वाला कोण इस वाले कोण के सर्वांग सम होगा, एकांतर कोण। यहाँ देखिए वही लिखा है, DC समांतर AB तथा विकर्ण AC जो है वो तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण DCA मतलब ये वाला कोण सर्वांग सम होगा कोण CAB। इधर देखिए DCA सर्वांग सम BAC, मतलब ये C वाला कोण इधर A वाले कोण के सर्वांग सम, आधा आधा वाला। इसी तरीके से कोण DAC, कोण DAC जहां पे क्रॉस बना हुआ है सर्वांग सम है इस वाले कोण को, कोण BCA। दोनों के लिए देखो कारण लिखा है, इसको समीकरण 1 लिख दिया, इसको समीकरण 2, दोनों के लिए कारण वही है, एकांतर कोण। ए इसके एकांतर है, इसके एकांतर है। आपने इसको 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब ये देखिए, ये इसके एकांतर हो गया, इसके एकांतर, एकांतर कोण हो गया। दूसरा, अब जब ये पता चल गया तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिए लिखा है त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में। देखिए त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में पहले अगर देखेंगे तो इसमें 3 चीजें समान हमें दिखाना है। तो क्या 3 चीजें समान है अगर देखोगे तो पहला तो यही हो गया कि DAC सर्वांग सम ACB समीकरण 1 से। देखिए पहले 2 वाला लिखा है, आप इसने पहले
पहले कथन 2 लिखा है फिर कथन 1। आप चाहे तो पहले कथन 1 लिखो फिर कथन 2। मतलब यही दोनों लाइन यहाँ दोबारा लिखना है, यही दोनों लाइन यहाँ दोबारा लिखना है। इसने 2 वाले कथन को पहले लिख दिया, 1 वाले को बाद में। आप चाहे तो 1 को पहले लिखो, ये 2 को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। देखिए ये दोनों कोण, मतलब ये 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, तो इस वाले त्रिभुज का यह वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, और इस वाले त्रिभुज का यह वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। कैसे हमने यहाँ पे सिद्ध किया है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। वही लिखा है कथन 2 से कथन 1 से। देखो कथन 2 कथन 1। और ये भुजा देखेंगे ना, भुजा AC ये दोनों में है। ये देखिए भुजा AC इस त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, भुजा ये जो AC भुजा है, त्रिभुज ADC की भी भुजा है, त्रिभुज ABC की भी भुजा है, दोनों की भुजा है। तो यहाँ हो गया भुजा AC सर्वांगसम भुजा CA सामान्य भुजा। उसको क्या बोलते हैं, जो भुजा दोनों त्रिभुजों में पाई जाती है उसे सामान्य भुजा बोलते हैं। इस तरीके से देखिए 3 चीजें यहाँ पे समान हो गई, 1 2 3। जब 3 चीजें समान हो गई तो इसका मतलब त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA के सर्वांगसम हो गया। कौन सी कसौटी हो गई, देखिए यहाँ पे 2 कोण, देखिए एक कोण इस कोण के सर्वांगसम, एक कोण इस कोण के सर्वांगसम, 2 कोण सर्वांगसम है और इन कोणों के बीच की भुजा सर्वांगसम है। तो यहाँ कसौटी हो गई को भू को कसौटी। देखिए को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं। जैसे देखिए अभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इस त्रिभुज के अन्य घटक इस त्रिभुज के अन्य घटकों के अपने आप सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजा AD भुजा BC के सर्वांगसम हो जाएगी, भुजा DC भुजा AB के सर्वांगसम हो जाएगी। इधर देखिए भुजा AD सर्वांगसम भुजा CB, भुजा DC सर्वांगसम भुजा AB। क्या कारण है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इसी तरीके से कोण भी सर्वांगसम हो जाएगा, वो इस त्रिभुज का कोण D इस त्रिभुज के कोण B के सर्वांगसम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस कोण ADC सर्वांगसम कोण CBA, कोण ADC सर्वांगसम कोण CBA, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे हमने सिद्ध किया कि कोण D सर्वांगसम कोण B के, अगर हम यहाँ से ऐसा विकर्ण AC न लेके विकर्ण BD ले लें तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कोण A सर्वांगसम कोण C। अगर विकर्ण AC लिया तो हमने सिद्ध किया कोण D सर्वांगसम कोण B के। अगर हम AC विकर्ण न लेके BD विकर्ण लें तो हम सिद्ध कर सकते हैं कोण A सर्वांगसम कोण C। ये देखिए कोण DAB सर्वांगसम कोण BCD। यहाँ 3 अच्छे से नाम लिखा है। तो इस तरीके से आपका सिद्ध हो गया। एक प्रमेय हो गया एक कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब एक प्रमेय और है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसमें भी समांतर चतुर्भुज लेना है। प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये दत्त में सबसे पहले आएगा कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो यहाँ इसने PQRS लिया है, आप चाहे तो ABCD भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PR और QS इसके विकर्ण है। तो दत्त में इतना लिखेंगे कि PQRS, देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PR तथा QS इसके विकर्ण है जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ देखिए वही लिखा है, PQRS समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण PR तथा विकर्ण QS यहाँ है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये दत्त समझ में आया कि ये आपका PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और विकर्ण QS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। साथ सिद्ध क्या करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि 2 समान भाग करते हैं। मतलब सिद्ध करना PO बराबर RO के और QO बराबर SO के। यहाँ देखिए सिद्ध करना है रेख PO सर्वांगसम रेख RO, रेख SO सर्वांगसम रेख QO। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब समझ में आया आपको क्या सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है कि ये ठीक बीच में काटता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि PO जितना रहेगा उतनी ही लंबाई RO की रहेगी, मतलब ठीक बीच पे काटता है।
ऐसे क्यूओ की लंबाई एसओ की लंबाई के बराबर रहेगा, मतलब ये भी ठीक बीच पे काटता है। इसमें भी हम सर्वांग समता की कसौटी का यूज करके उसी तरीके से सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें दो त्रिभुज लिया, कौन कौन सा, पीओएस और आरओ की। इधर देखिए पीओएस, एक ऊपर की त्रिभुज बन रहा है ना पीओएस, और दूसरा त्रिभुज यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है क्यूओआर। एक पीओएस बन रहा है और दूसरा क्यूओआर बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध किया सर्वांगसम, देखिए सबसे पहले देखिए ये दोनों समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो पीएस क्यूआर के समांतर है और एस क्यू तिर्यक रेखा है। तो देखिए ये दोनों एकांतर कोण है, कोण पीएसओ और कोण आरक्यूओ, ये दोनों एकांतर कोण है। इसी तरीके से समांतर रेखाएं अगर इसको तिर्यक रेखा लें पी आर को, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, मतलब कोण एस पी ओ और कोण क्यू आर ओ ये एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है कोण ओपीएस सर्वांगसम कोण ओ आर क्यू। इधर देखिए कोण ओपीएस मतलब यह वाला कोण सर्वांगसम कोण ओ आर क्यू। ध्यान से देख लीजिए, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। तो ये एकांतर कोण है। ऐसे अभी समझाया था ना एकांतर कोण, ऐसे समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण। इसी तरीके से ए वाला इसके एकांतर, तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये आपका कोण ओपीएस, ये वाला कोण सर्वांगसम होगा कोण ओ आर क्यू के। ओपीएस सर्वांगसम कोण ओ आर क्यू के। कैसा कोण, एकांतर कोण। और दूसरा यहाँ पे देखिए, ये आपका जो पीएस भुजा है वो आर क्यू के सर्वांगसम। इधर देखिए पीएस भुजा आर क्यू के सर्वांगसम, क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ पे सिद्ध किया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो इसका मतलब इस ये पीएस और क्यूआर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो पीएस क्यूएस पीएस जो है वो क्यूआर के सर्वांगसम हो जाएगा। भुजा पीएस सर्वांगसम भुजा आर क्यू के। कैसी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। बस इतना लिखने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे लिखा तो आपने केवल इतना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। इसलिए पीएस और क्यूआर ये सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये सर्वांगसम, मतलब ये ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा पीएस, नीचे वाले त्रिभुज की भुजा क्यूआर के सर्वांगसम रहेगा। तीसरा फिर आ जाइए एकांतर कोण। इधर देखिए ये पीएस और क्यूआर दोनों समांतर हैं, और अब की बार एस क्यू तिर्यक रेखा है, एस क्यू तिर्यक रेखा है। तो ये जेड टाइप का कोण, जेड टाइप या उल्टा जेड टाइप का कोण बना, उसको एकांतर कोण बोलते हैं। तो देखिए कोण एस, यहाँ कोण क्यू, मतलब कोण पी एस ओ या फिर ओ एस पी, तीन अक्षर से बोलेंगे तो यहाँ एस पे कोण बन रहा है उसको बीच में बोलेंगे कोण ओ एस पी, और इस कोण को क्या बोलेंगे, कोण ओ क्यू आर। इधर देखिए कोण ओ एस पी सर्वांगसम ओ क्यू आर, या फिर ऐसे बोला है इसने कोण पी एस ओ सर्वांगसम कोण, देखिए कोण पी एस ओ सर्वांगसम कोण आर क्यू ओ। तो एकांतर कोण को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एकांतर कोण का ही यूज इस प्रमेय में भी है। यहाँ देखिए ये दोनों एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण, वही चीज यहाँ पे भी किया है। ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर, और ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर, एकांतर कोण का यूज किया गया है। तो अब ये तीन चीजें समान हो गई, देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन चीजें समान हुई। पहला क्या हुआ कि ये वाला देखिए, एक कौन कौन सा त्रिभुज लिया, एक ऊपर वाला त्रिभुज लिया ओपीएस, और दूसरा नीचे वाला त्रिभुज लिया ओ क्यू आर। ओपीएस और ओ आर क्यू ये दो त्रिभुज है, ऊपर वाला और नीचे वाला। इस त्रिभुज का ये वाला कोण पी वाला कोण इस त्रिभुज के कोण आर के सर्वांगसम है, एकांतर कोण। इसी तरीके से इस ऊपर वाले त्रिभुज का कोण एस वाला कोण नीचे वाले त्रिभुज के कोण क्यू वाले कोण के बराबर है, एकांतर कोण। और ये ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा पी एस नीचे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर के सर्वांगसम है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो तीन चीजें आपने समान दिखा दिया।
जब ये तीन चीजें आपने समान दिखा दिया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके पहले तो कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हुए? ऊपर वाला त्रिभुज OPS और नीचे वाला त्रिभुज ORQ है। देखिए POS और ROQ ये दोनों सर्वांगसम हो गए। देख लीजिए POS मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, ROQ मतलब नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कौन सी कसौटी से? वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो कोण है और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा इन दोनों कोणों के बीच की भुजा के सर्वांग। देखिए ये दोनों कोण के सर्वांगसम है और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा PS, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा QR के सर्वांगसम है। तो यहाँ को भू को कसौटी हो गई। को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम अभी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं। इसका मतलब जब ये दोनों त्रिभुज ऊपर और नीचे वाले आपस में सर्वांगसम हो गए तो यहाँ PO जो इस त्रिभुज की PO भुजा है इस त्रिभुज की RO भुजा के सर्वांगसम हो जाएगा और इस त्रिभुज की SO भुजा इस त्रिभुज की QO भुजा के सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए PO सर्वांगसम RO, SO सर्वांगसम QO। कारण क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस तरीके से आपने ये दो प्रमेय सिद्ध कर लिया। ये दो प्रमेय तीन प्रमेय के बराबर है क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दोनों मिक्स करके दिया है और दोनों को इसी में सिद्ध कर दिया है। और एक कारण देखेंगे तो वही यहाँ पे भी लिखा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस पे डिपेंड यहाँ पे देखेंगे उदाहरण है, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। ये आपको खुद से ट्राई करना है, इसको आप खुद से करेंगे।